हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हमारे पास है क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के 30 एमसीक्यूज। यस, मैं एक ही वीडियो में आपको 30 एमसीक्यूज दे रही हूँ ताकि एमसीक्यूज की हेल्प से आप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। ओके, लेकिन आपको इन एमसीक्यूज को तभी सॉल्व करना है अगर आपने चैप्टर की वीडियो को अच्छे से देख लिया है और चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपने अभी तक चैप्टर को नहीं समझा है तो पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारे 30 MCQs of the chapter respiration in organisms. Question number 1. The process of breakdown of food to release energy is called as dash. A. Digestion, B. Absorption, C. Respiration, D. Assimilation. Very easy question. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ही है वो प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ए. एरोबिक रेस्पिरेशन, बी. एनएरोबिक रेस्पिरेशन, सी. रेस्पिरेशन, डी. आइदर ए और बी. रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के होती है उसे हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इफ यू रिमेंबर, दो टाइप्स की रेस्पिरेशन हमने पढ़ी थी, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक वो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है और एनएरोबिक जो ऑक्सीजन के बिना होती है। ओके, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3. Accumulation of dash during anaerobic respiration causes muscle cramps. A. Malic acid, B. Lactic acid, C. Hydrochloric acid, D. Acetic acid. मसल क्रैम्प्स जो आपको होते हैं वो किसकी एक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं? द करेक्ट आंसर इज लैक्टिक एसिड। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसमें क्या हो जाता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इनटू लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से आपके मसल सेल्स में जो ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं, आपको पेन होती है हैवी एक्सरसाइज करने के बाद। सो करेक्ट आंसर था लैक्टिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन? ए. अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बी. पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, सी. इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, डी. एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में इनमें से क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज बी। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो राइट है। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये भी करेक्ट है। और एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, पार्शियल ब्रेकडाउन नहीं होता। रिमेंबर, हमने एरोबिक और एनएरोबिक के बीच के डिफरेंसेस किए थे। एरोबिक में क्या क्या था? अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देखिए, पार्शियल ब्रेकडाउन तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड एज ए. ब्रीदिंग, बी. ब्रीदिंग रेट, सी. रेस्पिरेशन रेट, डी. बोथ बी एंड सी. दिस इज क्वाइट इजी। So the correct answer is B. Breathing rate. The number of times a person breathes in a minute is called as breathing rate. पढ़ा था हमने ये।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रीदिंग. A. Breathing rate of a person is slowest when he is sleeping. B. During heavy exercise, breathing rate increases. C. A breath means one inhalation plus one exhalation. D. None of the above. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट ब्रीदिंग. All right, so the correct answer is D, none of the above. यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारी की सारी करेक्ट है. देख लेते हैं. ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज स्लोएस्ट व्हेन ही इज स्लीपिंग, ये बिल्कुल ठीक है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है. ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. बॉडी क्या डिमांड करती है? बॉडी ज़्यादा एनर्जी डिमांड करती है, और ज़्यादा एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी, और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. तो इसी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है ताकि हम ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करें और ज़्यादा रेस्पिरेशन हो और ज़्यादा एनर्जी मिले. राइट? ओके, सी भी करेक्ट है, दैट अ ब्रेथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए इनमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर. ए. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. बी. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. सी. एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. डी. लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी है प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. आपको हर तरह की रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स जरूर याद होने चाहिए. हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. ए. टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एज इनहेलेशन. बी. Oxygen is transported to all parts of the body through blood. C. Giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. D. All of the above. अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इनहेलेशन देखिए क्या होता है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. जब हम सांस अंदर लेते हैं विच इज रिच इन ऑक्सीजन, उसको इनहेलेशन बोलते हैं. और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं. और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू ब्लड. तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 9. Yeast is used in wine and beer industries because it respires. A. Anaerobically producing carbon dioxide. B. Aerobically producing lactic acid. Anaerobically producing alcohol. Aerobically producing oxygen. Yeast को हम wine and beer industry में क्यों यूज करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज सी. हमें पता है कि ईस्ट की रेस्पिरेशन कैसी होती है. पहली बात तो एनएरोबिक होती है, और उसकी रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है? एल्कोहल बनता है. इसीलिए हम उसको यूज करते हैं वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज में. सो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन. राइट, पढ़ा था ये हमने कि ईस्ट की रेस्पिरेशन में बनता है एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 10. प्रोडक्ट्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? द करेक्ट आंसर इज डी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने. अगर आपने ये गलत किया है तो वेरी बैड ना, आप ढंग से सुन नहीं रहे हैं. अभी बताया था कि जब भी मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी एक्यूमुलेशन से क्या होता है? लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन से आपको होती है मसल में
पेन, मसल क्रैम्प्स होते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. What is the function of gills in aquatic animals? A. It helps to take oxygen dissolved in water. B. It helps to take in oxygen present in air. C. It helps in easy movement in water. D. It helps to take nutrients dissolved in water. Gills का क्या function है aquatic animals में? Okay, the correct answer is A. It helps to take oxygen dissolved in water. यही फंक्शन होता है गिल्स का. गिल्स हेल्प करती हैं टू टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू A. रूट्स, B. स्टोमेटा, C. स्टेम, D. ऑल ऑफ द अबव. प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? द करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा. स्टोमेटा होते हैं वो पोर्स जो लीव्स पर प्रेजेंट है और इनके थ्रू होता है गैसियस एक्सचेंज. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन बींग्स एट रेस्ट इज डैश. 25 टाइम्स पर मिनट, 15 to 25 टाइम्स पर मिनट, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट या फिर 20 to 25 टाइम्स पर मिनट. ब्रीदिंग रेट ह्यूमन बींग्स में एट रेस्ट कितना होता है? द करेक्ट आंसर इज सी, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. हमने पढ़ा था ये, अच्छे से रिवाइज कीजिए. ये सारे कॉन्सेप्ट्स वीडियो में हैं जिसमें मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट देखते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. अब यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उनके साथ पेयरिंग में ये ऑप्शंस दिए हैं. आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है. So the incorrect pair is dolphins और गिल्स. देख लेते हैं कैसे. देखो, अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है? स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. फ्रॉग्स लंग्स और स्किन दोनों होते हैं फ्रॉग्स में. इंसेक्ट्स में क्या होता है? स्पाइरिकल्स होता है. डॉल्फिन्स के पास गिल्स नहीं होते. डॉल्फिन्स और वेल्स के पास होता है ब्लो होल्स जिसकी मदद से वो ब्रीथ करती हैं. इस तरह से हेड पर होता है. इसको हम कहते हैं ब्लो होल. तो इन्हीं ब्लो होल्स की मदद से डॉल्फिन्स और वेल्स जो हैं वो ब्रीथ करती हैं. इनके पास गिल्स नहीं होते, इसीलिए ये बार बार सरफेस पे आती हैं ब्रीथ करने के लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ए. आवर नोज कैन नॉट फिल्टर आउट ऑक्सीजन फ्रॉम अदर गैसेस. बी. वी इनहेल मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सी. Inhaled air contains more oxygen while exhaled air contains more carbon dioxide. D. Exhaled air contains less water vapor than inhaled air. अब इसमें से incorrect statement कौन सी है ये आपको बताना है. So the incorrect statement is D. Exhaled air contains more water vapor. यहाँ देखिए, हमने inhaled air और exhaled air के बारे में पढ़ा था. हमने देखा था कि inhaled air में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है और जो exhaled air होती है, जिस एयर को हम बाहर छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू inhaled air, राइट? और वाटर वेपर के बारे में क्या पढ़ा था कि एक्सेल्ड एयर में ज्यादा होता है, इनहेल्ड एयर में कम होता है. आप ज्यादा वाटर वेपर बाहर को छोड़ते हैं. सो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. बाकी की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इनहेल्ड एयर में ज्यादा ऑक्सीजन होती है, एक्सेल्ड एयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है. हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं. हमारा नोज नहीं फिल्टर कर सकता कि भाई ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मुझे इसको इनहेल करना है, इसको नहीं करना है. इट कैन नॉट फिल्टर. हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं. पढ़ा था हमने ये सब. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये कॉम्पोजिशन आपको याद रखनी है कि इनहेल्ड एयर में कितनी ऑक्सीजन होती है, एक्सेल्ड में कितनी परसेंटेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, ये आपको याद रखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. A. lungs, B. trachea, C. nasal cavity, D. all of the above.
ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तीनों ही हैं भाई, तीनों ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. लंग्स भी हैं, ट्रकिया भी है, नेजल कैविटी भी है. क्वेश्चन नंबर 17. ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स एज वेल एज स्किन. कौन सा है वो? ए अर्थवर्म, बी फ्रॉग, सी ह्यूमंस, डी फिश. The correct answer is frog. Frog can breathe through its lungs also as well as its skin. इसीलिए frog land पे भी रह सकता है और water पे भी रह सकता है. Okay, next देखें. Question number 18th. Identify the correct statement. A. Respiration occurs in body cells. B. Yawning helps in taking more oxygen for respiration. C. Nose hair do not allow dust particles to enter our lungs. D. All of the above. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सो द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव. रेस्पिरेशन बॉडी सेल्स में होती है. हाँ, यॉर्निंग की वजह से क्या होता है? इट हेल्प्स कि हम ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करें ताकि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन ज्यादा हो. नोज हेयर का क्या फंक्शन है? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती हैं. It do not allow dust particles to enter our lungs. तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. ब्रीदिंग इज टेकिंग इन एयर रिच इन डैश एंड गिविंग आउट एयर रिच इन डैश. ए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन. ये तो बहुत इजी है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? हम एयर को इनहेल करते हैं विच इज रिच इन ऑक्सीजन, राइट, और बाहर जो एयर छोड़ते हैं दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. द स्मॉल ओपनिंग ऑन द बॉडी ऑफ कॉकरोच थ्रू विच गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज ए होल्स, बी लंग्स, सी स्पाइरिकल्स, डी पोर्स. कॉकरोच की बॉडी पर जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स, राइट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. टर्निंग लाइम वाटर मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ डैश. ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन. द करेक्ट आंसर इज बी कार्बन डाइऑक्साइड. टर्निंग लाइम वाटर मिल्की स्टैंडर्ड टेस्ट होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये सब कुछ हमने पढ़ा है चैप्टर में. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इनहेलेशन? रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, बी डायफ्रैगम मूव्स डाउनवर्ड, सी स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज, डी ऑल ऑफ द अबव. अब इनहेलेशन के बारे में इनमें से क्या करेक्ट है ये आपको बताना है. द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव. ये सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इनहेलेशन में क्या होता है? रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड आते हैं, डायफ्रैगम नीचे जा रहा है, देखो जब इनहेलेशन हो रही है, और चेस्ट कैविटी की स्पेस जो है वो इंक्रीज करती है. ये इनहेलेशन हो रही है, रिब्स आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, डायफ्रैगम नीचे जा रहा है और ये जो चेस्ट कैविटी है इसकी स्पेस इंक्रीज कर रही है. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, डायफ्रैगम मूव्स डाउनवर्ड, स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अबाउट इनहेलेशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सहेलेशन? अब इनमें से इनकरेक्ट क्या है वो आपको बताना है. साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, डायफ्रैगम मूव्स डाउनवर्ड्स, डी बोथ ए एंड सी. एक्सहेलेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी। देखो, साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, एक्सलेशन में डिक्रीज हो जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। डायफ्रैगम मूव्स अपवर्ड्स, एक्सलेशन में इनहेलेशन का ऑपोजिट होता है, तो डायफ्रैगम मूव्स अपवर्ड, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो बोथ ए एंड सी आर इनकरेक्ट। रिब्स जो हैं दे मूव डाउन एंड इनवर्ट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक्सलेशन में क्या हो रहा है, जब आप एक्सेल कर रहे हैं यानी जब सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, अब देखिए सांस बाहर गई, क्या हुआ, रिब्स जो हैं इनवर्ट्स जा रहे हैं। डायफ्रैगम कहाँ जा रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है, इट मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। और चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस हो रहा है, राइट। इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो रहा है, एक्सलेशन में रिड्यूस हो रहा है, डायफ्रैगम ऊपर जा रहा है और रिब्स भी इनवर्ट्स जा रही हैं। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर बोथ ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डैश रेस्पिरेशन। ए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, बी, एरोबिक रेस्पिरेशन, सी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स या फिर डी, बोथ ए एंड सी। एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी किस रेस्पिरेशन में बनते हैं। द करेक्ट आंसर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन का ये चार्ट मैंने आपको दिया था, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। क्या प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होती है उसमें क्या बनता है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और मसल सेल्स में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी कहाँ बनता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट में। ओके, ये ऑप्शन ठीक था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय डैश। आपके लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब केज, डायफ्रैगम, ट्रकिया या फिर बोथ ए एंड बी। वेरी इजी। द करेक्ट आंसर इज ए, रिब केज। जो आपका रिब केज होता है वो प्रोटेक्ट करके रखता है आपके लंग्स को, आपके हार्ट को। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, वाई ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज। क्यों यूज करते हैं, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच मेक्स द डो राइज। इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच मेक्स द डो राइज। इट रेस्पायर्स एरोबिकली प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बोथ ए एंड सी। क्यों यूज करते हैं हम ईस्ट को बेकिंग इंडस्ट्रीज में। So the correct answer is B, because it produces carbon dioxide during respiration, जिसकी वजह से क्या होता है, डो जो है वो राइज हो जाता है, इस तरह से फूल जाता है। और इसीलिए जो बेकरी की आइटम्स होती हैं वो इस तरह से फूली हुई आपको लगती हैं। क्यों, क्योंकि हम उसमें ईस्ट डालते हैं और ईस्ट डालने से क्या होता है, ईस्ट करता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डो में ट्रैप हो जाती है और उसकी वजह से डो जो है वो राइज कर जाता है और ऐसी फूली फूली आइटम्स जो हैं वो बनती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। व्हाई वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। It increases oxygen supply to cells, which results in complete breakdown of lactic acid into alcohol and carbon dioxide. It decreases oxygen supply to cells. It increases oxygen supply to cells, which results in complete breakdown of lactic acid into water and carbon dioxide. D, none of the above. जब भी आपको मसल पेन्स होती है तो हॉट वाटर बाथ से या मसाज करने से आपको रिलीफ क्यों मिलता है, क्या रीजन है उसका।
सो द करेक्ट आंसर इज सी। देखिए, जब भी आप हॉट वाटर बाथ लेते हैं या मसाज लेते हैं, उससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और उसकी वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है किसका, लैक्टिक एसिड का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्योंकि लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से ही आपको पेन हो रही थी, तो अब लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसीलिए आपको रिलीफ मिलता है बाय हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं चैप्टर में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो आपको चैप्टर दोबारा देखने की जरूरत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक डैश एंड रिलीजेस डैश। ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर इज ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। किस किसने गलत किया ये? मुझे पता है बहुत लोगों ने बी किया होगा। अब हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की, क्वेश्चन दे दिया मैंने फोटोसिंथेसिस का। आपको क्वेश्चन हमेशा बहुत ध्यान से सुनना है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अगर यही मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में पूछती तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल्ड एयर कितनी होती है? 21%, 0.04%, 4.4% या फिर 16.4%। एक्सेल्ड एयर यानी जो हवा आपने बाहर छोड़ी, सांस बाहर निकाली, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? द करेक्ट आंसर इज सी, 4.4%। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये वाला जो टेबल है ये आपको याद रखना है। इनहेल्ड एयर में कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और एक्सेल्ड एयर में कितनी परसेंटेज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वाटर वेपर किस में ज्यादा होता है और किस में कम होता है। ये सब हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ खत्म हो गए हमारे 30 MCQs। आई रियली होप आपको इससे मदद मिली होगी, चैप्टर को और अच्छे से समझने में हेल्प हुई होगी। अगर हाँ तो एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अपने स्कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय।